Assalamualaikum. In this video, we will study the problems of chapter number 3 that was dynamics. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली प्रॉब्लम से जो कि मोमेंटम से रिलेटेड है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी ऑफ मास 6 kg। एक बॉडी है जिसका मास दिया जा रहा है 6 kg, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। मास दे दिया और वेलोसिटी दे दी गई है। तो यहाँ पर हमने दोनों गिवन में लिख दिए। इसके बाद फाइंड क्या करना था, फाइंड करने के लिए मोमेंटम कहा गया है। तो यहाँ हमने मोमेंटम को रिक्वायर्ड में लिखा और इसको पी से शो किया है। क्योंकि ये सब बी पार्ट में कहा गया था तो हमने इसको बी यहाँ पर मेंशन किया है रिक्वायर्ड में। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है व्हाट विल बी द वेलोसिटी इफ द मोमेंटम बिकम्स 200 न्यूटन सेकेंड। अब मोमेंटम अगर चेंज हो रहा है तो वहाँ पर हमें वेलोसिटी मालूम करनी है। तो ये सी पार्ट में कहा गया था तो इसको हमने रिक्वायर्ड में सी पार्ट में लिखा है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मोमेंटम। मोमेंटम फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था जो हमने थ्योरी डिस्कस करते हुए पढ़ा था वो था P = mv। तो ये सिंपल फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यू पुट की जाएंगी तो m की वैल्यू 60 और v की वैल्यू 25 थी। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 150 न्यूटन सेकेंड। ये हमारे पास आया मोमेंटम फर्स्ट केस में। अब हम करेंगे सेकंड केस की बात। तो सेकंड केस में आप देख सकते हैं हमें वेलोसिटी मालूम करनी थी जब मोमेंटम 200 न्यूटन सेकेंड हो जाए। तो यहाँ पर वही सेम फॉर्मूला हमने यूज़ किया, लेकिन क्योंकि अब मोमेंटम दिया हुआ था तो मोमेंटम की वैल्यू हमने 200 यहाँ पर लिखी और इसके बाद v मालूम करना था। m की वैल्यू जो बी केस में थी वही यहाँ पर सी में यूज़ की जाएगी, क्योंकि मोमेंटम के चेंज होने से या वेलोसिटी के चेंज होने से मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हमने मास सेम एज इट इज लिया जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में लिया था। अब यहाँ पर 6 आ गया तो 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई में नीचे जाकर 200 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर डिवाइड करने के बाद v की वैल्यू आ गई 33.33 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे दोनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम रिजल्ट लिखेंगे। बी पार्ट का हमने रिजल्ट लिखा, द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज 150 न्यूटन सेकेंड एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इफ मोमेंटम बिकम्स 200 न्यूटन सेकेंड इज 33.33 मीटर पर सेकेंड। इट्स डन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब मोमेंटम की सेकेंड प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है अ बॉडी ऑफ मास 10 kg। एक बॉडी है जिसका मास दे दिया गया है 10 kg, इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड और वो 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मूव कर रही है। आगे लिखा हुआ है अ फोर्स एक्ट फॉर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के लिए उस बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर दी गई टू रिड्यूस इट्स वेलोसिटी टू 2 मीटर पर सेकेंड। इतनी फोर्स लगाई गई कि उसकी वेलोसिटी 10 से 2 पर आ गई। आगे लिखा हुआ है फाइंड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स ऑन इट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मोमेंटम मालूम करना है। एक तो वो मोमेंटम है जब 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी थी, तो एक तो उस वक्त का मोमेंटम आएगा मास के साथ, और एक मोमेंटम हमारे पास आएगा जो दूसरी वेलोसिटी आई 2 मीटर पर सेकेंड फोर्स अप्लाई करने के बाद। तो एक तो हमें ये वाला मोमेंटम मालूम करना है। मास कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज होने से या फोर्स की एप्लीकेशन से मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने डाटा बनाया, डाटा में मास लिख दिया जो दिया हुआ था। इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, उसको हमने यहाँ पर v1 से इंडिकेट किया है, और फाइनल वेलोसिटी v2 थी, उसको 2 लिखा गया है, और इसके बाद टाइम दिया हुआ था 5 सेकेंड। मोमेंटम मालूम करना है बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, तो उसको हमने इंडिकेट किया P1 P2 से। इसके बाद सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन में आप सेम फॉर्मूला यूज करेंगे P = mv। अब कंफ्यूजन यहाँ पर ये होता है कि टाइम भी तो दिया हुआ है, तो टाइम क्यों दिया हुआ है। तो ये एक अननेसेसरी चीज़ है जो यहाँ पर यूज नहीं होगी। ऐसा होता है एग्जाम्स में भी, अक्सर ऐसा होता है कि कोई अननेसेसरी चीज़ दे दी जाती है कंफ्यूज करने के लिए। तो वहाँ पर आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके जहन में जो फॉर्मूला आ रहा है और अगर वो पूरा कंडीशंस पर उतर रहा है तो आप उसी को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने P1 मालूम करना है यानी बिफोर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन मालूम करना है तो आप देख सकते हैं बिफोर कोलिजन के लिए P1 = mv1 है।
ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर 1 क्यों लगाया है? क्योंकि फर्स्ट कंडीशन यानी बिफोर कोलिजन, या कह लें कि बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के लिए। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं P1 एज इट इज आ गया, m की जगह 10 आ गया जो कि दिया हुआ था, V1 10 आ गया, ये दिया हुआ था, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 100 न्यूटन सेकंड आ गया। ये हमारे पास मोमेंटम आया है बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसके बाद सेकंड आप देख सकते हैं, सेकंड में हम यहाँ पर P2 मालूम करना है, तो P2 मालूम करने के लिए हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर 2 आ जाएगा। m को 1 2 इसलिए नहीं किया क्योंकि m एक ही दिया हुआ था, 10 था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं P2 एज इट इज आ गया, m की वैल्यू 10 थी और v की वैल्यू 2 हो गई थी रिड्यूस होकर, तो मल्टीप्लाई किया तो 10 2 20 न्यूटन सेकेंड। ये हमारे पास आ गया फाइनल मोमेंटम, या आप कह सकते हैं वो मोमेंटम जो फोर्स अप्लाई करने के बाद प्रोड्यूस हो रहा था। क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ रहा था, तो वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से मोमेंटम में भी चेंज आ गया। अब इसका रिजल्ट लिखेंगे, तो रिजल्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिखा है द मोमेंटम ऑफ द बॉडी बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज 100 न्यूटन सेकेंड एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज 20 न्यूटन सेकेंड। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ चुका होगा। अब हम डिस्कस करेंगे अपने अगले न्यूमेरिकल को। नाउ वी विल स्टडी द न्यूमेरिकल्स ऑफ लॉज ऑफ मोशन। इससे पहले हमने मोमेंटम के कंप्लीट किए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन लिखा हुआ है, 3400 न्यूटन की फोर्स दी जा रही है, तो ये हमने गिवन में मेंशन कर दी। इसके बाद आगे लिखा हुआ है इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 850 kg। 850 kg की एक बॉडी है जिस पर ये फोर्स अप्लाई की जा रही है, तो वो मास भी हमने गिवन में लिख दिया। आगे लिखा हुआ है फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स। एक्सेलरेशन यहाँ पर हमें मालूम करनी है, तो वो रिक्वायर्ड में लिखी गई। हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 425 kg। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास एक और पार्ट दिया जा रहा है। जो अभी हमने पढ़ा ये था हमारे पास बी पार्ट, और इसके बाद हमारे पास सी पार्ट दिया जा रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि 425 kg का मास अगर आपको दिया जाए तो प्रोड्यूस एक्सेलरेशन सेम एज कैलकुलेटेड इन पार्ट बी। अब जो सेकंड केस है, सेकंड केस में मास तो दिया जा रहा है और कह रहे हैं कि फोर्स मालूम कीजिए, लेकिन कह रहे हैं कि अगर एक्सेलरेशन आपके पास आए जो कि फर्स्ट केस में आएगी यानी बी पार्ट में आएगी, वही एक्सेलरेशन आपने यहाँ पर यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हम पार्ट बी को सॉल्व करेंगे, इसके बाद वहाँ से जो एक्सेलरेशन आएगी उसको हम पार्ट सी में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे क्या फाइंड करना था, मुझे एक्सेलरेशन को फाइंड करना था। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए जो चीज़ें दी हुई थी, जो हमारे पास डाटा दिया हुआ था, उसके लिहाज से ये फॉर्मूला सूटेबल है, F = ma। अब F की वैल्यू 3400 थी, मास की वैल्यू 850 थी, वो पुट कर दी। A हमें मालूम करना है। अब 850 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो ये लेफ्ट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और जब हमने 3400 को 850 से डिवाइड किया तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 4। तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन आ चुकी है फर्स्ट केस की। अब सेकंड केस में हमें कहा गया था कि आप फोर्स फाइंड कीजिए और जो एक्सेलरेशन आपने लेनी है वो पार्ट बी की लेनी है। तो हम यहाँ पर बी की एक्सेलरेशन को यूज़ करते हुए फोर्स को मालूम करेंगे, लेकिन अब जो मास दिया हुआ है वो 425 kg दिया हुआ है, तो सेम फॉर्मूला हमने यूज़ किया। मास 425 ले लिया, एक्सेलरेशन यहाँ पर 4 आ गई, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1700 न्यूटन। तो 1700 न्यूटन की यहाँ पर फोर्स आ चुकी है, और इसके अलावा यहाँ पर दोनों केसेस सॉल्व हो चुके हैं। अब हम लिखेंगे इसका रिजल्ट। तो रिजल्ट आप देख सकते हैं, हमने बी केस का अलग लिखा और सी का अलग लिखा। तो बी का हमने लिखा है द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सी में आ गया द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज 1700 न्यूटन। ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है लॉज ऑफ मोशन का। अब प्रॉब्लम 6 में देखते हैं हम कि हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो आइए इसको रीड करते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द मास ऑफ अ बॉडी विच इज एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। 200 न्यूटन की फोर्स दे दी गई है और मास रिक्वायर्ड है, तो मास हमने रिक्वायर्ड में लिख दिया। ये हम बी पार्ट इसका रीड कर रहे हैं अभी। दैट स्पीड्स अप टू 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर ये 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, बुक में ये 36 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है,
अगर हम इसको 36 मीटर पर सेकंड लें तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास वेलोसिटी दी जा रही है। लेकिन अगर इसको वेलोसिटी के तौर पर हम लें और उसके बाद हम मास या एक्सेलरेशन फाइंड करने की कोशिश करें तो यहाँ पर इसका कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसके ज़रिए हम इसको फाइंड कर सकें। तो असल में ये बुक में एक छोटी सी मिस्टेक है कि यहाँ पर स्क्वायर भी आना था, लेकिन यहाँ पर बुक में स्क्वायर नहीं था, तो आप इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। ये स्पीड नहीं, ये एक्सेलरेशन दी हुई है। तो 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन थी, वो हमने गिवन में लिख दी। इसके बाद मास हमें मालूम करना था। सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है व्हाट शुड बी दी एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन पूछी जा रही है कब, ऑफ द सेम बॉडी इफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस टू 280 न्यूटन। अब कहा जा रहा है कि अगर फोर्स चेंज हो जाए, फोर्स 280 दे दी गई, तो अब आप बताइए कि एक्सेलरेशन पर क्या फ़र्क पड़ेगा और एक्सेलरेशन कितनी आएगी। तो यहाँ हमें एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए कही गई थी, तो यहाँ पर हमने रिक्वायर्ड में वो लिख दी। अब इसके बाद सबसे पहले हमें मास मालूम करना है, तो मास मालूम करने के लिए फॉर्मूला हम सेम यूज़ करेंगे, F = ma। तो यहाँ हमें मास मालूम करना है, तो इसके लिए हमने सेम फॉर्मूला यूज़ किया और इसमें अब वैल्यूज पुट करेंगे। तो F की वैल्यू 200 आ गई, M एज इट इज़ आ गया, A की वैल्यू 36 दी हुई थी, 36 पुट कर दी। अब ये 36 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो ये नीचे जाकर 200 से डिवाइड होगा। अब जब इसको डिवाइड किया तो M की वैल्यू आ गई 5.55 kg। अब मास आ चुका है, अब हम फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड की जाएगी जब बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो 280 न्यूटन अप्लाई हो रही है। तो सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर फोर्स दी हुई है 280, मास की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है, मास वही यूज़ करेंगे, 5.55 आ गया, और A एज इट इज़, क्योंकि ये हमें मालूम करना है। मास पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फोर्स के चेंज करने से या एक्सेलरेशन के चेंज होने से मास पर फर्क नहीं पड़ेगा, मास वही रहेगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में इसे नीचे जाकर डिवाइड करवा दिया 280 से, तो डिवाइड किया तो 50.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। अब अगर आप देखें तो पहले जो एक्सेलरेशन थी वो 36 थी, अब जो एक्सेलरेशन आई है वो 50.45 आई है, क्योंकि अगर फोर्स बढ़ाई जाए तो एक्सेलरेशन भी बढ़ती है, क्योंकि दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट में, अब इसका आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले बी का रिजल्ट लिखा, तो बी में हमें मास फाइंड करने के लिए कहा गया था, तो यहाँ पर हमने लिखा द मास ऑफ द बॉडी इज 5.55 kg, और सी में हमें एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए कहा गया था, तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई 50.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हमने रिजल्ट में लिख दिया। स्टार्ट करते हैं अपने लॉज ऑफ मोशन के लास्ट न्यूमेरिकल से। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एन एम्प्टी कार हैज 1200 kg मास। एक एम्प्टी कार है जिसका वजन 1200 किलो है, तो यहाँ हमने उसका वजन लिख दिया गिवन में। मास ऑफ एम्प्टी कार, जिसको हमने M1 से शो किया, M1 से क्यों शो किया है ये अभी बताती हूँ मैं। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1200 किलो हमारे पास उसका वजन था, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे लिखा हुआ है इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब वो खाली है तो खाली होने के बावजूद उसका इंजन जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि वो मूव कर रही है, तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रही है। तो इसको भी हमने डाटा में लिखा और इसको हमने इंडिकेट किया A1 से। तो ये दो चीज़ें हमारी डिस्कस हो गई। आगे लिखा हुआ है इट 300 kg लोड इज एडेड टू मास बाय पैसेंजर्स एंड लगेज। अब ये जो कार थी जो खाली एक्सेलरेट कर रही थी 1200 किलो के वजन के साथ, इसमें 300 किलो वजन और डाल दिया गया पैसेंजर और लगेज की तरफ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये 300 किलो जो वजन है ये ऐड किया जा रहा है 1200 किलो में। तो यहाँ पर हम इसका फाइनल वजन देखेंगे कितना आ रहा है। तो यहाँ पर हमने लिखा मास ऑफ लोडेड कार, यानी कि कार का और उसके साथ पैसेंजर्स ने जो वजन डाला है 300 kg, वो वजन, ये दोनों मिलाकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने M2 से इंडिकेट किया और 1200 पहले था उसमें 300 और ऐड किया, तो 1500 kg हमारे पास फाइनल वजन है, फाइनल मास है
जो दोनों को ऐड करके आया। इस वजह से मैंने इसको M1 लिया था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो मासेस है, तो एक को हमने M1 लिया और एक को M2। अब यहाँ पर आगे लिखा हुआ है what acceleration the same engine will produce, we have to find acceleration। यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन मालूम करनी है किसकी, लोडेड कार की। लोडेड कार की एक्सेलरेशन को हमने A2 से शो किया, क्योंकि यहाँ पर हमने A1 से शो किया था एम्प्टी कार की एक्सेलरेशन को। अब यहाँ पर A2 मालूम करने के लिए मेरे पास जो डाटा की रिक्वायरमेंट्स हैं वो M2 है, तो M2 तो दिया हुआ 1500 kg और A2 मालूम करना है। अब अगर यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो फॉर्मूला फिजिबल है मास और एक्सेलरेशन के लिहाज से, वो एक ही फॉर्मूला है F = ma। अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं, अगर यहाँ पर मास भी 2 हो और एक्सेलरेशन भी 2, तो मास और एक्सेलरेशन तो हमारे पास डाटा में डिस्कस हुआ हुआ है, यानी कि मास दिया हुआ है और एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, लेकिन फोर्स हमारे पास नहीं दी हुई। और कौन सी फोर्स, F2 फाइनल फोर्स। इस फोर्स को मालूम करने के लिए, इस फाइनल फोर्स को मालूम करने के लिए, या आप कह सकते हैं लोडेड कार की फोर्स मालूम करने के लिए हमारे पास पहले होना चाहिए F1। तो F1 मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अब हम इसको लिखेंगे F1 = m1 a1। याद रखिएगा, जब भी हमारे पास फाइनल डाटा की रिक्वायरमेंट्स हो या कोई चीज़ हमें फाइंड करने के लिए या बाद में कहा जा रहा है कि आप उस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, तो फाइनल चीज़ों को मालूम करने के लिए, फाइनल डाटा को कंप्लीट करने के लिए आपके पास पहले इनिशियल डाटा कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास इनिशियली मास और एक्सेलरेशन तो दिया हुआ था, लेकिन इनिशियली फोर्स नहीं दी हुई। तो पहले हमें इनिशियल डाटा के अकॉर्डिंग फोर्स मालूम करनी होगी और इसके बाद फिर हमें F1 मालूम करने के बाद F2 मालूम करना होगा, और देन हम अपनी फाइनल एक्सेलरेशन या लोडेड कार की एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे F1 = m1 a1। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में F1 मालूम करना है सबसे पहले। तो F1 मालूम करने के लिए फॉर्मूला मैंने लगाया F1 = m1 a1। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। F1 एज इट इज आ गया, M1 की वैल्यू 1200 जो कि डाटा में दी हुई थी, इसके अलावा A1 की वैल्यू 4 आ गई। अब इसके बाद यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 48 और ये 0 आ गए। तो F1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 4800 न्यूटन। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं लेट F1 = F2। हमने F1 F2 को बराबर लिया। इन्हें बराबर लेने की वजह ये थी क्योंकि कार जो है वो इंजन से चलती है, और इंजन वाली जो व्हीकल्स होती हैं उन पर आप कितना ही लोड डाल दें, उनकी एक्सेलरेशन तो चेंज हो सकती है, लेकिन उनके इंजन की जो फोर्स होगी वो सेम होगी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या आप कह सकते हैं इंजन वाली व्हीकल्स या जो विदाउट इंजन या मैकेनिकल मशीन्स हैं, मैकेनिकल व्हीकल्स हैं, उनमें यही डिफरेंस है कि मैकेनिकल पर या मिसाल के तौर पर अगर यही साइकिल होती तो साइकिल पर अगर हम ज़्यादा लोड डालते तो उसके लिए फोर्स बढ़ानी पड़ती, लेकिन कार की अगर हम बात कर रहे हैं तो कार में जितना भी वजन डाल दिया जाए इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उस ड्राइवर को उसको ज़्यादा पुल करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ इंजन। तो फोर्स सेम रहती है चाहे आप खाली कार लें या आप उसमें जितना भी वजन डाल दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास F1 F2 के बराबर आ गया। इस बेस पे हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो पहली वाली फोर्स थी वही दूसरी वाली फोर्स होगी, बराबर होगी, क्योंकि वजन डालने से इस पर फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमने F2 भी कितना ले लिया, 4800 न्यूटन। अब F2 मालूम हो क्या, हम मालूम करेंगे A2। A2 मालूम करने के लिए वही सेम फॉर्मूला F = ma, लेकिन क्योंकि वहाँ पर इनिशियल डाटा था तो 1 किया था सबको, यहाँ फाइनल डाटा है तो यहाँ पे सबको 2 कर दिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं F2 4800 न्यूटन है, M2 1500, डाटा में हमने फाइंड कर लिया है इसको। A2 हमें मालूम करना है, ये
मल्टीप्लाई में तो नीचे आकर डिवाइड होगा। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 zeros आर कैंसिल बाय 2 zeros, और 48 को जब हमने 50 से डिवाइड किया तो 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये फाइनल एक्सेलरेशन आ चुकी है। अब इसी का हम रिजल्ट लिखेंगे। तो रिजल्ट में हमने लिखा द एक्सेलरेशन ऑफ द लोडेड कार इज 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ तक ये प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। अब हम डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम को। अब 8B में आप देख सकते हैं यहाँ पर 8A इसकी थ्योरी थी, तो थ्योरी को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे। बाकी इसके कुछ रीजंस थे, उनके लिए हम एक अलग से क्लिप रिकॉर्ड करेंगे जिसमें हम सारे रीजंस चैप्टर के डिस्कस करेंगे, हर चैप्टर के अलग अलग। तो यहाँ पर हम 8B न्यूमेरिकल है, इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 kg। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 60 kg दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ है फाइंड इट्स वेट ऑन अर्थ। फर्स्ट में अर्थ पर वेट फाइंड करना है, देन मून पर, और उसके बाद फिर मार्स पर। यानी हमें 3 प्लैनेट्स पर वेट मालूम करना है। आगे लिखा हुआ है एज्यूम द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज। तो अर्थ पर जो दी हुई है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी हुई है, मून पर दी हुई है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मार्स पर दी हुई है 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अलग अलग प्लैनेट्स पर हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही हमने डाटा में लिखा जो भी मैंने डिस्कस किया। मास लिख दिया जो दिया हुआ था। अब मास एक ही है यानी बॉडी एक ही है, तो डिफरेंट प्लैनेट्स पर जाने से उसके मास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वजह से मास हमारे पास एक ही दिया हुआ है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पर G1 से इंडिकेट की गई, मून पर G2 से इंडिकेट की गई, और मार्स पर G3 से इंडिकेट की गई। मैंने यहाँ पर 1 2 3 लिए, आप चाहें तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं GE GM, और कोई और सिंबल अगर आप लेना चाहें तो यहाँ पे पूरा भी लिख सकते हैं मार्स। तो इट्स अप टू यू। यहाँ पर मैंने आसान करने के लिए 1 2 3 लिख दिया है। इसके बाद वेट हमें मालूम करना है, तो वेट हमें किस पर मालूम करना है, अर्थ पर, मून पर, मार्स पर। तो वेट को भी इसी तरह मैंने लिया W1 W2 W3। अब वेट मालूम करने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, वो है W = mg। इसमें हमारे पास W1 लिखा और G1 लिखा। M1 क्यों नहीं किया, क्योंकि M एक ही था। अब सबसे पहले हम W1 मालूम कर रहे हैं, तो हम इसे मालूम करने के लिए इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो M की वैल्यू 60 दी हुई थी, G1 की वैल्यू यानी कि अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दी हुई थी 9.8। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 588 न्यूटन, यह हमारे पास वेट आ गया अर्थ पर। सेकेंड पार्ट W2 मालूम करना है, यानी कि अब हमें मून पर मालूम करना है। तो मून के लिए आप देख सकते हैं अब यहाँ पर 2 आ गया, M को हमने M ही रहने दिया, इसको 1 2 नहीं किया क्योंकि ये एक ही मास था। M की वैल्यू 60 है, G2 की वैल्यू हमारे पास 1.6 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 96 न्यूटन। तो ये हमारे पास W2 आ चुका है। इसी तरह हम W3 मालूम करेंगे। W3 हमारा मार्स पर है, तो मार्स पर अगर आप देखें तो हम किस तरह फाइंड कर रहे हैं, M की वैल्यू 60, G3 की वैल्यू 3.7 और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो W3 की वैल्यू आ गई 222 न्यूटन। तो यहाँ तक ये तीनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। अब हम इसका रिजल्ट लिखेंगे। तो रिजल्ट में हमने लिखा, रिजल्ट आप अलग अलग पार्ट्स करके भी लिख सकते हैं और यहाँ पर जैसे मैंने एक साथ लिखा है आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो रिजल्ट लिखा, द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 588 न्यूटन, ऑन मून इज 96 न्यूटन एंड ऑन मार्स इज 222 न्यूटन respectively. I hope you have understood. Now let's move towards our next part. अब सर्कुलर मोशन में हम अपनी पहली प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। लिखा हुआ है a car is running on a circular path of having about 100 मीटर रेडियस। एक कार है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और उसका रेडियस 1000 मीटर है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है द मास ऑफ कार इज 600 kg। कार का मास 600 kg दिया हुआ है and its velocity is 72 किलोमीटर पर आवर। फाइंड रिक्वायरमेंट में हमारे पास है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये चीज़ें हमें मालूम करनी है। अब डाटा बनाएंगे तो डाटा में सबसे पहले जो चीज़ दी हुई थी वो रेडियस था, तो रेडियस को हमने यहाँ मेंशन किया 1000 मीटर। एक बात मेरी याद रखिएगा कि अगर सर्कुलर मोशन की बात हो रही है या डिस्टेंस लिखा हो या डिस्प्लेसमेंट लिखा हो या तो फिर रेडियस लिखा हो तो आप उसको आर से ही इंडिकेट करेंगे।
क्योंकि यहाँ तो रेडियस लिखा हुआ था, लेकिन अक्सर प्रॉब्लम्स में हमारे पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लिखा होता है, तो वो भी आर से ही इंडिकेट किया जाएगा कि सर्कुलर मोशन जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। इसके बाद आगे, एंड इट्स वेलोसिटी इज 72 किलोमीटर पर आवर, उसकी जो रफ्तार है वो 72 किलोमीटर पर आवर दी हुई थी और मास 600 kg था, तो वो डाटा में लिखा। अब रफ्तार आप देख सकते हैं किलोमीटर पर आवर में थी, तो किलोमीटर पर आवर से हमें मूव करवाना है मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि बाकी दोनों अगर आप देखें तो ऐसा यूनिट है, किलोमीटर पर आवर ऐसा यूनिट नहीं है, तो हमें ऐसा यूनिट में लेके जाना होगा। तो हम कैसे लेके जाएंगे, जो भी वैल्यू होगी उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 3600 से। तो यह आप देख सकते हैं 72 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 3600 से डिवाइड किया, 2 zeros आर कैंसिल बाय 2 zeros, और 36 को अगर हम कैंसिल करें 36 के टेबल से ही तो यहाँ 2 आ जाएगा, एंड 2 टाइम्स 20 मीटर पर सेकेंड। यह हमारे पास आ गई वेलोसिटी। अब इसके बाद हमें क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करनी है, तो वो हमने डाटा में लिखी, उसे एफसी से शो किया, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का सिंबल एफसी होता है। इसके अलावा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मालूम करनी है, उसका सिंबल होता है एसी। अब सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं एफसी मालूम करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था एफसी mv²/r, हमने वो फॉर्मूला यूज़ किया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो एम की वैल्यू 600 थी, वेलोसिटी की वैल्यू 20 आई थी आफ्टर कन्वर्टिंग इन एसआई यूनिट, और इसके बाद आर हमारे पास 1000 दिया हुआ था। अब अगर आप देखें तो 2 zeros आर कैंसिल्ड बाय 2 zeros, और यहाँ 20 का स्क्वायर लें, 20 का स्क्वायर मतलब 20 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, तो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा, 2 2 4 और 2 zeros है तो वो आगे एज इट इज आ गए। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये गलती करते हैं कि वो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करते थे, तो ये 40 हो जाता है, दिस इज रॉन्ग। तो इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि जब पावर आ जाती है, स्क्वायर आ जाता है, तो इसका मतलब है उस नंबर को उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। तो जहाँ हमने 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 400 हो गया, और इसके बाद जब हमने कम्प्लीटली 400 को 6 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड किया, तो आंसर यहाँ पर 240 न्यूटन आ गया। तो एफपी हमारे पास आ चुका है। अब हम मालूम करेंगे एसी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो v²/r है। v की वैल्यू यहाँ पर 20 है, r की वैल्यू 1000 है, 20 का स्क्वायर लें 400, तो 400 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो इन द सेम मैनर 2 zeros आर कैंसिल बाय 2 zeros, और 4 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गई। अब हम इसका रिजल्ट लिखेंगे, तो रिजल्ट में आप देख सकते हैं हमने लिखा सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार इज 12 न्यूटन। यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स आई है वो हमारे पास 240 आई थी, तो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं इधर, इट इज़ 240। और इसके बाद सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास जो आई थी वो थी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लिखा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ कार इज 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट प्रॉब्लम। लास्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर पहले इसको रीड कर लेते हैं, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ वेट स्लिपरी फ्लोर। एक ब्लॉक है जो वेट स्लिपरी फ्लोर पर रखा हुआ है, लाइक ये फ्लोर है और इसके ऊपर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है द मास ऑफ ब्लॉक इज 15 kg। इस वक्त जो ब्लॉक का मास है वो 15 किलो है, 15 kg है। When it is pulled through a string and spring balance, it shows force equal to 3 Newton। जब इसको पुल करवाया गया, तो पुल करवाया गया हम कह सकते हैं कि इस स्प्रिंग की मदद से खींचा गया। तो यहाँ पर अगर आप स्प्रिंग ले लें, इस तरह खींच लें या इसको हॉरिजॉन्टल खींच लें, तो उस वक्त इसने जो फोर्स एक्सर्ट की है वो 3 न्यूटन की है। आगे फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें मालूम करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के नाम से आपको ये पता लग गया है कि ये जो फोर्स दी हुई है असल में ये फ्रिक्शन इस ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ हम मास ऑफ ब्लॉक लिखेंगे, एम दिया 15 kg, फोर्स हमारे पास 3 न्यूटन थी। आप चाहें तो इसको फ्रिक्शन भी लिख सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें मालूम करना है, म्यू हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए फ्रिक्शन का ही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, जैसे कि सवाल में बता भी दिया है, तो उस फॉर्मूले को यूज़ करके हम फाइंड करेंगे। तो म्यू फाइंड करने के लिए हम F इज इक्वल्स टू म्यू आर। आर यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन है,
म्यू यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और एफ यहाँ पर फ्रिक्शन है। अब यहाँ पर आर नॉर्मल रिएक्शन है, तो ये वेट के बराबर होता है और वेट mg के बराबर होता है, तो यहाँ पर इनडायरेक्टली r की जगह mg आ जाएगा। और अगर आप देखें तो सवाल में यही फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है। अब इसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे। फोर्स की वैल्यू 3 है, म्यू हमें फाइंड करना है, m की वैल्यू 15 है, g की वैल्यू 9.8 होती है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ। अब 15 को हम 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 147 और इस 147 को ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो नीचे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिवाइड बाय 147 तो म्यू की वैल्यू आ गई 0.020। तो ये इसका आंसर आ चुका है। अब इसका रिजल्ट लिखेंगे तो रिजल्ट में हमने लिखा द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.020। यहाँ तक इस चैप्टर की सारी प्रॉब्लम्स मुकम्मल हो चुकी हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लेकिन अगर आपको किसी भी किस्म का मसला है तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।